नमस्कार। बीपीएससी की तैयारी के लिए कृषि से जुड़े कुछ नोट्स पर आज की इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास भारत की वैश्विक स्थिति, व्यापार और कुछ जरूरी तारीखों से जुड़े बहुत ही रोचक तथ्य हैं। हमारा मकसद है कि इन नोट्स में से हर जरूरी जानकारी को निकालें ताकि परीक्षा की तैयारी पुख्ता हो सके। जी, और इन आंकड़ों में एक पूरी कहानी छिपी है, भारत की ताकत की भी और कुछ चुनौतियों की भी। बिल्कुल, तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वैश्विक कृषि के मंच पर भारत आखिर खड़ा कहाँ है। और शुरुआत वहां से करते हैं जहां हम नंबर 1 हैं। हाँ, ये सूची तो काफी प्रभावशाली है। आम का उत्पादन, केले का उत्पादन, ये तो शायद सबको अंदाजा होगा। हाँ, फलों में तो हमारा दबदबा है, पर लिस्ट में और भी बहुत कुछ है, जैसे दूध का उत्पादन, जूट और उससे जुड़े रेशे, और काजू, नारियल, कुल दालों का उत्पादन। चाय और मसालों में भी हम पहले स्थान पर हैं। जी, लेकिन 2 बिंदु ऐसे हैं जो सिर्फ उत्पादन के बारे में नहीं है, और वो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कुल सिंचित क्षेत्र और पशुधन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कुल सिंचित क्षेत्र यानी टोटल इरिगेटेड एरिया में नंबर 1 होना ये बताता है कि हमारी कृषि सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है। सही बात है। और पशुधन यानी लाइवस्टॉक में पहला स्थान? वो तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आय का जरिया है। तो ये तो हुई हमारी लीडरशिप की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर भी हमारी मौजूदगी काफी मजबूत है। हाँ, और दूसरे स्थान वाली सूची भी बहुत लंबी है। गेहूं, चावल, तिलहन, फल, सब्जियां, रेशम, गन्ना और कपास का उत्पादन, लगभग हर जरूरी चीज में हम टॉप 2 में हैं। और अगर अब से बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो गेहूं और चावल जैसी मुख्य खाद्य फसलों में दूसरा स्थान होना भारत की विशाल आबादी का पेट भरने की क्षमता को दिखाता है। और गन्ना और कपास जैसी नकदी फसलें वो भी जरूरी हैं। बहुत जरूरी। ये हमारे औद्योगिक आधार के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सब इन्हीं पर निर्भर हैं। और सूची में थोड़ा और नीचे जाएं तो तीसरे स्थान पर तंबाकू उत्पादन जी, और चौथे स्थान पर प्राकृतिक रबर का उत्पादन, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 8.5% है। और ये जो 8.5% की हिस्सेदारी जैसा आंकड़ा है ना, हाँ, ये बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अक्सर ऐसे ही सटीक आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि भारत सिर्फ खाने पीने की चीजों में नहीं, बल्कि औद्योगिक फसलों में भी एक बड़ा वैश्विक खिलाड़ी है। बिल्कुल। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम भारत के कृषि व्यापार निर्यात और आयात को देखते हैं। हाँ, यहाँ कुछ विरोधाभास भी नजर आते हैं। हमारे प्रमुख कृषि निर्यात हैं चावल, काजू, गेहूं, चाय और तंबाकू। ये तो समझ आता है, जिनका उत्पादन ज्यादा है उन्हें हम बेच रहे हैं। जी, ये हमारी उत्पादन क्षमता से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन आयात की सूची देखिए, इसमें है वनस्पति तेल, काजू, दालें और फल। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। हम काजू के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं, हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं, तो फिर हम आयात क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब भारत की कृषि प्रसंस्करण एग्रो प्रोसेसिंग की ताकत को दिखाता है। वो कैसे? असल में भारत कच्चे काजू का आयात करता है, उसे यहाँ प्रोसेस करता है और फिर उस तैयार काजू का दुनिया भर में निर्यात करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े काजू प्रोसेसर हैं। अरे वाह! हम सिर्फ फसल उगा नहीं रहे, बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं। ये तो कृषि में मेक इन इंडिया जैसा है। आप बिल्कुल सही समझी। लेकिन इसी आयात सूची में हमारी एक बड़ी चुनौती भी छिपी है। वनस्पति तेल और दालें भी। हम दालों के सबसे बड़े उत्पादक हैं, फिर भी हमें दालें आयात करनी पड़ती हैं। ये हमारी घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दिखाता है। और वनस्पति तेल तो हमारा सबसे बड़ा कृषि आयात है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हाँ, क्योंकि हम तिलहन उत्पादन में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हमारी खपत बहुत ज्यादा है और उत्पादकता कई देशों से कम है। परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा सबसे बड़ा कृषि आयात क्या है। ठीक है, तो ये उत्पादन और व्यापार की बात हुई। अब इन नोट्स में एक और बहुत रोचक हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जी, और इन्हें सिर्फ रटना नहीं है, इनमें एक पैटर्न छिपा है। मैंने भी यही महसूस किया। जैसे पहला चरण अगर हम देखें 2004 से 2010 तक, तो इसमें खाद्य सुरक्षा पर जोर दिखता है।
2004 अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, 2008 अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष। बिल्कुल, और साथ ही पर्यावरण की चिंता भी शुरू हो गई थी। 2006 मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वर्ष, 2007 जल वर्ष, 2010 जैव विविधता वर्ष। हाँ, और फिर मध्य युग मतलब 2011 से 2016 तक ये ट्रेंड और मजबूत हुआ। 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। और इसी बीच 2016 में आया अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष, जो भारत के लिए बहुत प्रासंगिक था। बिल्कुल। और अब आते हैं वर्तमान और भविष्य के एजेंडे पर। 2021 अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष था, 2022 कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर था, और 2023 तो हम सबके लिए बहुत खास था, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा यानी मिलेट्स वर्ष। इसको बढ़ावा देने में तो भारत ने नेतृत्व किया। हाँ, ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। जी। भविष्य की सूची भी काफी रोचक है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष यानी ऊंट जैसे जानवर। हाँ। और 2025 से अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी कृषि काफी हद तक हिमालय के ग्लेशियरों पर निर्भर है। और 2026 तो और भी दिलचस्प है। यह वर्ष 3 विषयों पर केंद्रित है: महिला किसान, रेंजलैंड्स और पादरी, और सतत विकास के लिए स्वयंसेवक। महिला किसानों को एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में शामिल करना ये दिखाता है कि अब कृषि को सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल, अब इसमें सामाजिक पहलू जैसे लैंगिक समानता भी केंद्रीय भूमिका में आ रहे हैं। और 2027 अंतर्राष्ट्रीय सतत और लचीला पर्यटन वर्ष। वाह! तो ये वर्ष हमें वैश्विक चिंताओं के बदलते स्वरूप को दिखाते हैं। इतनी सारी तारीखें हैं। अब जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर भी नजर डाल लेते हैं जो याद रखने जरूरी हैं। जी। साल की पहली तिमाही में 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस और 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस और 20 मार्च को राजस्थान दिवस। हाँ, फिर मध्य वर्ष में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बहुत आम है जी। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 16 जुलाई ICAR दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस, ये भी पर्यावरण से जुड़ा है। बिल्कुल। और साल की चौथी तिमाही में 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 4 दिसंबर कृषि में महिला दिवस। और ये 4 दिसंबर का दिन 2026 के अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष से जुड़ता है ना? हाँ, ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। इसी तरह 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है, जो 2015 के अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष से जुड़ता है। सही। और आखिरी में 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर। तो इन सभी तथ्यों और चर्चा के बाद अगर हमें BPSC के एक अभ्यर्थी के लिए सबसे जरूरी बातें निकालनी हो, एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं। जरूर। सबसे पहले वो सूची जिनमें भारत नंबर 1 है: आम, केला, दूध, जूट, काजू, नारियल, दालें, चाय मसाले, पशुधन और कुल सिंचित क्षेत्र। ये तो कंठस्थ होनी ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, वो एक तथ्य जो बिल्कुल याद रखना है: प्राकृतिक रबर में भारत का चौथा स्थान है 8.5% हिस्सेदारी के साथ। ये प्रतिशत जरूरी है। और तीसरा, व्यापार वाला विरोधाभास, काजू का आयात निर्यात और वनस्पति तेल हमारा सबसे बड़ा कृषि आयात। बिल्कुल। और अंत में भविष्य का एजेंडा, मतलब आने वाले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 कैमलेट्स, 2025 ग्लेशियर और 2026 महिला किसानों पर इनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो कुल मिलाकर भारत एक कृषि महाशक्ति है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एकदम सही। आज के इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ, जैसा कि हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र का भविष्य का एजेंडा ग्लेशियर संरक्षण और महिला किसानों जैसे विषयों पर केंद्रित है। अब ये देखते हुए कि भारत की कृषि मानसून और हिमालय के ग्लेशियरों पर कितनी निर्भर है और हमारे कृषि कार्यबल में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आने वाले दशक में जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बदलाव भारत की इन वैश्विक रैंकिंग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम अपनी ये बढ़त बनाए रख पाएंगे या हमें इन नई चुनौतियों के हिसाब से अपनी कृषि नीतियों को पूरी तरह बदलना होगा?